Good morning, everyone. Myself, Rohit Chawla from Tele Solutions Private Limited. I would like to welcome all the participants, panelists for the today event. I would also like to thanks everyone, those who have joined the today session. आज का जो सेशन है बेसिकली अगर इसके बारे में डिस्कस करें, दिस इज पार्ट ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज ऑफ बिजनेस कनेक्ट सेमिनार. वी नेम्ड इट एज बिजनेक्स्ट. Intent behind this seminar is growth for MSME, technology and beyond. In today's session, we are covering the topic which is solutions for delayed payments to MSME. By this, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आज के हमारे फर्स्ट स्पीकर मिनी गौतम जी को. शी इज हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस इन दिस सेगमेंट. Moreover, Mini Gautam ji has recognized as one of the business world top 40 lawyers under 40 and one of the top 40 rising stars by Legal Era. She has been given an honorary position as Vice President Legal at the Indian Chamber of Commerce in the Slovak Republic due to her contribution to the betterment and development of the chamber. She advises many startups and companies in the MSME sector, along with bigger business conglomerates on regulatory, statutory, and compliance issues. Mini Gautam has associated with and advised some of the top companies in India, which includes National Stock Exchange, L&T Finance, Financial Services, then Magma Finco Group, and ITC Limited. She has also worked as a legal advisor for the pharmaceutical, wellness and healthcare, education, and lot many other sectors, which includes financial service sector also. अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिनी गौतम मैम को to take this business even further and cover the valuable topics, solutions for the delayed payment. Over to you, ma'am. Thank you so much, Rohit ji. It is a pleasure, it is an honor to be here. And मैं मतलब मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पे आप सबके संग इंटरेक्ट कर सकती हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ. तो अगर आप में से किसी को भी अगर एनी पॉइंट ऑफ टाइम लगेगा कि कोई मतलब इफ आई एम गोइंग टू फास्ट या अगर कोई चीज़ रिपीट करनी है तो आप मुझे बोल सकते हैं. मेरा ईमेल एड्रेस भी अवेलेबल है टैली सॉल्यूशंस के साथ, MSME बिजनेस फोरम के साथ. तो वहां पे भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरीज हो, आपको कुछ फर्दर जानकारी चाहिए, क्योंकि ये सेशन तो मतलब अभी मैं यहाँ पे बस थोड़े टाइम के लिए आपको गाइड कर पाऊंगी, बट आगे मैं जाके मैं चाहूंगी कि हम कनेक्टेड रहें और मैं चाहूंगी कि अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं और भी कुछ क्वेरीज हैं उनको भी हम रिजॉल्व करें. तो यही हमारी कोशिश रहती है कि जितने सारी कंपनीज, जितनी सारी MSME सेक्टर वाली कंपनीज हैं उनके जितना पॉसिबल है उनकी हम हेल्प करें, तो जितना मतलब एट द लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल. तो अभी पैंडेमिक में ये मतलब सबसे बड़ा इशू हो गया है ज्यादातर कंपनीज के संग डिलेड पेमेंट्स को लेके. तो कंपनीज जो भी डिपेंडिंग उनका जो बिजनेस है, चाहे वो कोई गुड्स प्रोवाइड कर रही हैं, चाहे वो कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, पर पेमेंट आने में बहुत टाइम लगता है. और अभी जैसे जब से कोविड शुरू हुआ है, मतलब हर बायर का यही एक मतलब आप एक्सक्यूज बोले या कोई जेन्युइन कंसर्न भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम का रीजन जो भी हो, लेकिन ये प्रॉब्लम 90% कंपनीज को हो रही है कि उनको पैसे रिकवर नहीं हो रहे हैं, उनको पैसे वापस नहीं मिल रहे. कभी कभी इनवॉइस का 30% आ जाता है, कभी 60% आ जाता है, लेकिन पूरा इनवॉइस पेमेंट होते होते बहुत टाइम लग रहा है और बहुत डिलेड पेमेंट्स के इश्यूज आ रहे हैं. तो इसमें एज लॉयर्स हम क्या करते हैं, देखिए हमारी कोशिश तो यही, मतलब हर क्लाइंट जो आता है वो यही बोलता है कि आपके कोर्ट के मैटर्स में तो बहुत टाइम लगता है, बहुत कई साल निकल जाते हैं. और एज अ क्लाइंट मतलब मैं खुद भी समझ सकती हूँ कि अगर मैं भी उस पोजीशन में होती तो मुझे भी लगता कि हम इतना टाइम देते हैं, हम इतना एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें यही सोचते हैं कि इसमें हमारा कॉस्ट एनालिसिस क्या होगा. मतलब अगर हमारी रिकवरी का ही कॉस्ट, अगर रिकवरी का अमाउंट 2 लाख है या 1 लाख है, उसमें अगर हमारा जो लीगल खर्चा है उसी में हमें 40-50 हजार लग जा रहा है, तो वो कैसे वर्कआउट करेगा. तो ये सब लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं ज्यादातर MSMEs के. ये काफी मतलब मैं समझ सकती हूँ कि ये सबके संग ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम मतलब कि जितना अमाउंट रिकवरी का है उसमें से 10% 20% आपका अगर लीगल खर्चे में जा रहा है तो ऑब्वियसली, लेकिन इसमें सक्सेस रेट भी अच्छे होते हैं. तो अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब हम कोर्ट केस इज जस्ट वन ऑफ द ऑप्शंस.
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉ बनाया है एमएसएमईज के लिए ही, और उस लॉ के अंदर एक एमएसएमई समाधान करके पोर्टल है। उस लॉ में एक पूरा लॉ है इसी चीज के लिए कि वो लॉ एप्लीकेबल है माइक्रो और स्मॉल कंपनीज के लिए। वो मतलब वो जो उसमें जो डिलेड पेमेंट्स का जो सोल्यूशंस हैं वो माइक्रो और स्मॉल कंपनीज के लिए अवेलेबल है, लेकिन काफी इफेक्टिव रहता है क्योंकि उसमें ये जो एमएसएमई काउंसिल्स होते हैं वो काफी फास्ट एक्ट करते हैं, और उसमें जो एक प्रोविजन है कि जो आपका बायर है अगर उसने आपको पैसे टाइम पे नहीं दिए हैं तो उसको आपको 3 गुना इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। तो वो एक अच्छा खासा डिटरेंट हो जाता है, एक अच्छा खासा बायर्स के लिए एक फियर का वो हो जाता है कि आपको मतलब, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे बायर पे नहीं करेगा उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा रेमेडी दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इस रेमेडी के अंडर हमने एमएसएमई काउंसिल में बहुत सारे केसेस फाइल किए हैं और बहुत सारी रेमेडीज भी निकाली हैं। तो अगर आप माइक्रो या स्मॉल कंपनी हैं तो ये रेमेडी, और इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है। तो जैसे इंसॉल्वेंसी लॉ भी है जिसमें आप किसी भी आपका जो भी डेटर है जिसने आपको पैसे नहीं दिए हैं आप उनको नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में इंसॉल्वेंसी के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन उसका थ्रेशहोल्ड अब 1 करोड़ हो गया है। लेकिन ये जो एमएसएमई वाला ऑप्शन है, ये जो एमएसएमई लॉ के अंडर ऑप्शन है, इसमें कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। तो आपके भले ही 50,000 रुपए भी पेंडिंग है, आप इस लॉ के अंडर कंप्लेन कर सकते हैं, ऑनलाइन कंप्लेन हो जाती है। उसके बाद प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप में वो ट्राई करते हैं कि दोनों पार्टीज में सुलह हो जाए। देखिए, ज्यादातर एज लॉयर्स हम भी चाहते हैं जितना आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो, जितना पार्टीज में बात करके सेटलमेंट हो जाए उतना बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें ना तो किसी भी पार्टी को खर्चा नहीं है, किसी भी पार्टी को वो कोर्ट में टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हमेशा ही हमारा प्रिफर्ड रूट रहता है। अनदर थिंग, आपने आर्बिट्रेशन के बारे में सुना होगा, तो आर्बिट्रेशन भी एक आउट ऑफ कोर्ट का ही सेटलमेंट प्रोसेस है, जिसमें आप 2 पार्टीज डिसाइड कर सकती हैं कि हम एक आर्बिट्रेटर को चुनेंगे और वो आर्बिट्रेटर हमारा डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगा। वो आर्बिट्रेटर आपकी कोई इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल पर्सन होना चाहिए, कोई आप डिसाइड कर सकते हैं। आपका कोई अगर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चाहिए आपको, या कोई प्रीवियस जज चाहिए, तो वो आर्बिट्रेशन में वो फैसिलिटी पॉसिबल है। बट द बेस्ट थिंग जो आर्बिट्रेशन की सबसे खास बात है कि वो पूरी पार्टीज के ऊपर ही है। तो जो भी सेलर है, जो भी बायर है, आपके बीच में ही सारा सुलह होगा, आपके बीच में ही सारा प्रोसेस होगा। आपको इट इज पूरा वॉलंटरी। तो आपको, क्योंकि कोर्ट में क्या होता है, आप एक बार कोर्ट चले गए फिर तो वो जज के बीच में है, लेकिन यहाँ पे आप अपने बीच में निगोशिएट कर सकते हैं थ्रू द आर्बिट्रेटर। बहुत आर्बिट्रेशन का लेकिन एक रिक्वायरमेंट है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो आपने साइन किया था, उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज का होना बहुत जरूरी है। अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज आपने अग्री नहीं किया हुआ है तो आप आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते। तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हमने जो भी देखे हैं, जो भी बिजनेसेस चलते हैं, जो भी काम चलते हैं, बहुत बार कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं होता। इनफैक्ट बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स इसके मतलब जब बाद में आते हैं वो इसी कारण से फंस भी जाते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा ही नहीं था, कोई टर्म्स ऑफ पेमेंट नहीं लिखे थे, कोई डिस्प्यूट का प्रोसेस नहीं लिखा है कि कौन से कोर्ट में जाना है। क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखोगे तो लॉ के अंडर जो होगा वही प्रोसेसेस आपको अवेलेबल होंगे। तो आप फिर अपने, मतलब अगर आपको प्रॉब्लम है, आप अपने शहर में केस फाइल नहीं कर पाओगे, आपको डिफेंडेंट के शहर में केस फाइल करना पड़ेगा। इसलिए आपका जो भी पेपर वर्क है उसको एक बार लॉयर से दिखाना काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें आप ये सब लीगल क्लॉजेस, ये सब प्रोटेक्शन लॉयर आपको अच्छी तरह से बता पाएगा कि आपको कहाँ पे केस फाइल करना है, ये आप पहले से फाइनलाइज कर लीजिए। आपके पेमेंट टर्म्स क्या होंगे आप फाइनलाइज कर लीजिए। बहुत केसेस में होता है कि पेमेंट टर्म्स ही फिक्स नहीं होते हैं, तो बाद में जब आप बोलोगे कि
कि जैसे एक्सेप्टेंस कब होगा, आपने कोई प्रोडक्ट दिया तो उसका एक्सेप्टेंस, उसका इंस्पेक्शन, ऐसे ऐसे भी केसेस आ रहे हैं हमारे पास, जो बायर है उसने बोल दिया कि ये तो ये मेरे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है। तो आपने क्या उनके संग अग्री किया था कि क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे, आपने क्या उनके संग अग्री किया था कि किस टाइप का इंस्पेक्शन रहेगा, किस टाइप का डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। एक और चीज, जब भी हम जैसे कोई कोर्ट का सिविल लॉ में भी हम पैसे की रिकवरी का केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन वहां पे भी जहां पे डिस्प्यूट होता है वहां पे टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आपका पेपर वर्क सब क्लीन और क्लियर होगा कि ये मतलब कि ये हमारे अग्रीड टर्म्स थे, हमने बोला था हम इस टाइम पे प्रोडक्ट देंगे, उन्होंने बोला था वो इस टाइम पे पैसे देंगे, उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, अगर आपका क्लियर कट ऐसे सब इनवॉइसेस आपके ठीक से हैं, डॉक्यूमेंटेशन इज द की। तो आपका जो बेस डॉक्यूमेंट्स जितने क्लियर होंगे, जितने उसमें टर्म्स क्लियरली स्पेसिफाइड होंगे, आपको बाद में कोर्ट केस में या कोई भी, क्योंकि देखिए डिस्प्यूट्स तो कोई चाहता नहीं है, लेकिन डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, राइट। कभी कोई किसी को माल ठीक नहीं लगा, कभी किसी को मतलब ये पेमेंट्स में 2 साल से तो मैं देख ही रही हूँ, मतलब एक बहुत रेगुलर हो गया है कि पेमेंट्स में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पेमेंट्स बिल्कुल भी टाइम पे नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए ये जो आपका बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, एक कि आपने दूसरी पार्टी के संग क्या टर्म्स डिसाइड किए हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा है, सारे टर्म्स आपने क्लियरली स्पेसिफाई किए थे कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आपने परचेज ऑर्डर साइन किया हो, आपने एक बहुत लंबा लीगल अग्रीमेंट, ज्यादातर लोग कंफर्टेबल भी नहीं होते, हम अगर क्लाइंट को 20 पेज का अग्रीमेंट देते हैं, वो सबसे पहले यही बोलते हैं कि नहीं, इसको आप 2 पेज का करिए या 3 पेज का करिए। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपके जो क्रिटिकल टर्म्स थे पेमेंट को लेके और डिलीवरी को लेके और इंस्पेक्शन को लेके, वो टर्म्स ठीक से आपने लिखे हैं कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट में। तो आपका वो एक बार बेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट में सब टर्म्स आपने स्पेसिफाई कर दिए। उसके अलावा आपके इनवॉइसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट इनवॉइस क्या होता है, इनवॉइस एक तरीके का डिमांड रिक्वेस्ट है, इनवॉइस के ही थ्रू आप पैसों की डिमांड कर रहे हैं कि हमने आपको प्रोडक्ट डिलीवर किया है, अब आप हमें पे करिए। तो आपका इनवॉइस भी प्रॉपरली कंप्लाई, अगर आपने इनवॉइसेस रेज नहीं किए हैं तो दूसरी पार्टी कभी भी बोल सकती है कि हमें तो इनवॉइस ही नहीं मिला। ये भी हुआ है 2-3 केसेस में कि दूसरी पार्टी ने बोला है कि बिना इनवॉइस के तो मतलब कोई रिक्वेस्ट ही नहीं आया, इनवॉइस नहीं है तो डिमांड ही नहीं हुई है। तो ये सब बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बाद में प्रॉब्लम होती है और जब हम कोर्ट में जाते हैं और अगर हमारे पास ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो उतना ही टाइम ज्यादा लग जाता है, उतना ही हमें प्रूफ करने में चला जाता है कि हमने ये चीज टाइम पे दी थी, हमें ये पैसे हमें रिकवर करने हैं, तो उसमें फिर टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है। तो आपका जो भी बिजनेस हो, जो भी आप क्या जिस लाइन में भी हैं, एक प्रॉपर अग्रीमेंट्स के थ्रू प्रॉपर इनवॉइसेस रेज करके ही आप बिजनेस करें, ताकि बाद में अगर कोई डिस्प्यूट हो तो हम उसे ले पाए। तो आर्बिट्रेशन एक तरीका हो गया, जिसमें आर्बिट्रेशन लेकिन बहुत लोगों को महंगा भी लगता है, क्योंकि आर्बिट्रेटर्स की फीस हाई होती है, उनको पर हियरिंग फीस देनी पड़ती है, उसमें एक प्रोसेस होता है जिसमें एक स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स फाइल होता है, फिर दोनों पार्टीज की सुनवाई होती है। तो लेकिन आर्बिट्रेशन थोड़ा महंगा है, लेकिन उसमें आप जल्दी दोनों पार्टीज के बीचों बीच बात रख के मैटर सॉल्व हो जाता है। कोर्ट में जब हम जाते हैं तो कोर्ट में पूरा प्रोविजन है कि आप पैसे की रिकवरी का केस करें, एक समरी सूट होता है, एक रिकवरी सूट होता है। लेकिन कोर्ट में क्या इशू है कि टाइम लग जाता है, 2 से 3 साल एवरेज लग ही जाता है एक रिकवरी के लिए। और स्पेशली कोविड में बहुत पार्टीज जो मतलब पे नहीं करना चाहती, वो कोविड का एक्सक्यूज लेके बोलते हैं कि हमें वो डिफरमेंट लेते रहते हैं, अजॉर्नमेंट लेते रहते हैं, तो उसमें काफी सारा टाइम चला जाता है। लेकिन अगेन, अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन सही है, अगर आपके पेपर वर्क में प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपके डॉक्यूमेंट से ये प्रूव हो रहा है कि आपको
पैसे, आपका डेट अगर प्रूव हो जा रहा है क्लियरली कि मैंने ये चीजें सप्लाई की, मुझे ये पैसे मिलने चाहिए थे, 10 लाख 20 लाख जो भी, तो वो आपको रेमेडी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी उसमें, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम और ऑफ कोर्स लीगल फीस। अब लॉयर जो चार्ज करेगा वो तो एक पार्ट है, उसके ऊपर कोर्ट की भी फीस होती है, तो वो तो हम हम लोग हेल्प नहीं कर सकते, वो हमें पे करना पड़ता है, लेकिन रेमेडी हम बोल सकते हैं कि मिल जाएगी। तो आपका जब भी कोई डिस्प्यूट होता है, जब भी आप दोनों पार्टीज के बीच में कोई अगर कोई चीज ठीक आपको नहीं लग रही, सबसे पहले आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए ईमेल्स में, क्योंकि ये भी बाद में बहुत फायदा होता है इसका, जब हम किसी फोरम में जाते हैं कि दिखाने कि हाँ, ये प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम हुआ, अगर आपने वो मेल्स में रिकॉर्ड रखा है उस चीज का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ लोग हमें फोन करके बोलते हैं कि अच्छा हमारी तो फोन पे बात हो गई थी, हमारे हम दोनों पार्टीज में हमने ये डिस्कशन किया हुआ था और हमने तो उनको बोल दिया था कि हमें प्रोडक्ट्स ठीक नहीं लगे, लेकिन आपने ये चीज लिखी कहाँ है? क्योंकि जब हम कोर्ट में जाएंगे और हम बोलेंगे कि दोनों पार्टीज में डिस्प्यूट है या दोनों पार्टीज में कोई इशू है, तो आपका जो भी स्टैंड है ये आप इमीडिएटली ईमेल में रिकॉर्ड कर लीजिए। कभी भी आपको कोई भी इशू हो रहा है आपके बिजनेस में दूसरी पार्टीज के संग, जब आप किसी के संग बिजनेस करते हो, कोई आपको टर्म्स बताने हैं, कोई इशू है, इमीडिएटली आपका जो भी बिजनेस मैनेजर है या जो भी आपका, मतलब बहुत सारी छोटी कंपनीज में पॉसिबल नहीं है फुल टाइम किसी लॉयर को रखना, लेकिन आप एक इंसान को डिप्यूट कर दीजिए जो एटलीस्ट सारे टर्म्स क्लियरली लिख दे, ताकि कल को अगर कोई भी इशू होता है तो हम वो टर्म्स दिखा सकते हैं कोर्ट में कि देखिए हमने तो अपनी तरफ से ये सब प्रॉब्लम्स बताए थे, लेकिन हमें इसका रेजोल्यूशन नहीं मिला। ये तब भी मायने रखता है क्योंकि लॉ में आपको 3 साल के अंदर केस फाइल करना होता है। अब ये भी इशू हम बहुत केसेस में फेस कर रहे हैं, कोई बोलता है 2017 में हुआ, हमने गुड्स सप्लाई किए थे, कोई बोलता है 2016 में सप्लाई किए थे। अब ऐसे केस में हम कैसे फाइल कर सकते हैं कोर्ट में? तो अगर आपने ये ईमेल कम्युनिकेशन रखा है ना, जिसमें आपका कोई डिस्प्यूट है, जिसमें आपका कोई इशू है, आपने स्पेसिफाई किया है, तो वो आपको बाद में वो फिर आपका लिमिटेशन पीरियड भी एक्सटेंड हो जाएगा। तो ऐसे भी हमने केसेस फाइल किए हैं जो जिसमें चीजों का सप्लाई 2017 में हुआ था, लेकिन ईमेल 2020 की है, 19 की है, तो उसमें हम दिखा सकते हैं कि देखिए हमने तो बोल दिया था, हमने उनको पेमेंट के लिए बोल दिया था, हमने डिमांड रिक्वेस्ट की थी, तो वो बहुत फायदे में होता है। तो ये आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, आपका पेपर वर्क, आपका कॉरेस्पॉन्डेंसेस। तो जब हम एमएसएमई समाधान में जाते हैं तब भी ये काम आता है। वो पोर्टल आपको बस ये 3 चीजें मांगता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या था दूसरी पार्टी के संग, आपके इनवॉइसेस, और आपने फॉलोअप में कैसे कब कोई भी कम्युनिकेशन अगर हुआ हो। तो ये चीजें आपको हमेशा फायदेमंद रहेंगी बाद में, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी इशू होता है। और ये हर फोरम में ये आपका ये जो ग्राउंड वर्क अगर ठीक है तो रेमेडी मिलना मुश्किल नहीं है। टाइम लग सकता है, कॉस्ट लग सकता है, लेकिन रेमेडी मिल जाती है। इसी तरह खाली एमएसएमईज के लिए इंसॉल्वेंसी, जैसे मैंने बोला 1 करोड़ का अगर डिस्प्यूट है तो उसमें आप जा सकते हैं। 1 करोड़ की अगर रिकवरी करनी हो उसमें भी बहुत सारे खैर अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करें तो आप ऑपरेशनल क्रेडिटर बन जाएंगे, और ऑपरेशनल क्रेडिटर का जो पेमेंट होता है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के बाद होता है। लेकिन फिर भी जहाँ पे कोई बहुत बड़ा अमाउंट है वहां पे वो रेमेडी भी अवेल कर सकते हैं। इस साल एमएसएमईज के लिए एक प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी लॉ आया है, जिसमें एमएसएमईज को खुद ही ये ऑप्शन दिया है कि अगर आपका डेट अमाउंट 10 लाख से 1 करोड़ का है तो आप खुद ही वॉलंटरली अपना पैकेज बना सकते हैं कि हमें ऐसे सेटल करना है, अपने हमारे ये क्रेडिटर्स हैं, ये उनके क्लेम्स हैं, हम इसको सेटल करना चाहते हैं और हम अपना बिजनेस कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो देखिए सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि एमएसएमईज का ग्रोथ हो, सरकार चाहती है कि एमएसएमईज का बिजनेस चलता रहे, और इसी के लिए ये सारे लीगल प्रोविजंस हैं। कोई नहीं चाहता कि बिजनेस बंद हो जाए। तो बिजनेस को चलाने के लिए अगर कोई बहुत बड़ी क्योंकि अगर आपका डेट अमाउंट होगा तो आपके क्रेडिटर्स आप पे केस तो करेंगे ही, तो अगर आप
इस प्रोविजन के अंडर जाते हैं प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी लॉ में, तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आप खुद ही वो बिडिंग प्रोसेस में डिसाइड कर सकते हैं कि आपके एसेट्स कैसे बिकेंगे, कि उसका डिवीजन कैसे होगा और आप सारी रीपेमेंट कैसे करेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपना बिजनेस करें, गवर्नमेंट चाहती है कि आपके बुक्स क्लीन हो, आपको कोई बहुत बड़े डेट्स ना हो आपके रिकॉर्ड्स में, तो उसी के लिए ये सब प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो आई थिंक मैं यही कंक्लूड करना चाहूंगी। ऑफ कोर्स क्रिमिनल रेमेडीज भी हैं, चेक बाउंसिंग अगर आपने चेक्स ले रखे हैं, लेकिन जनरली हम चेक्स नहीं मतलब जब हम कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो हम ऑफ कोर्स चेक पेमेंट एक चीज लेते हैं, पर हम कोई सिक्योरिटी अलग से नहीं लेते हैं, कोई सिक्योरिटी गारंटी। अगर कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है तो हाँ, हम उसके लिए सोच सकते हैं कोई सिक्योरिटी लेना, लेकिन मैंने जनरली तो देखा नहीं है कि खाली कॉन्ट्रैक्ट में हम कोई सिक्योरिटी ले रहे हैं बहुत बड़ी, तो वो उसमें उतना एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन चेक बाउंसिंग का भी केस फाइल हो सकता है जो कि क्रिमिनल केस है। और बेस्ट रेमेडी मैं कहूंगी, अगर आप ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में जाए तो एमएसएमई समाधान का रेमेडी बहुत अच्छा है। अगर आपके मैटर में कोई डिस्प्यूट नहीं है, अगर आपके मैटर में क्लियर है कि मुझे इतने पैसे मिलने हैं मेरे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक या मेरे परचेज ऑर्डर के मुताबिक, तो आप एक समरी सूट फाइल कर सकते हैं। वो भी काफी फास्ट होता है। उसमें अगर दूसरी पार्टी अपीयर नहीं करती है या दूसरी पार्टी अपना जस्टिफिकेशन नहीं दे पाती है तो आपको सीधे सीधे वो ऑर्डर मिल जाता है कि ये आपके पैसे आपको रिटर्न होने हैं, तो वो भी काफी फास्ट काम करता है। और आर्बिट्रेशन, अगर आप अगेन कोई बड़े वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें आप आर्बिट्रेशन का क्लॉज जरूर रखें। उसमें आप कोई अच्छा आर्बिट्रेटर रख सकते हैं जो आपके रेजोल्यूशन में हेल्प कर सकता है। और आर्बिट्रेशन एक कानूनी बाइंडिंग प्रोसीजर है, तो ऐसा आर्बिट्रेशन के बाद बस कुछ बहुत ही स्पेसिफाइड ग्राउंड्स होते हैं जिसमें दूसरी पार्टी अपील कर सकती है। यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि जो एमएसएमई समाधान में जो मैंने बोला कि 3 गुना आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसमें एक और भी अच्छा प्रोविजन है कि जब दूसरी पार्टी अगर अपील करना चाहेगी, देखिए अगर अपील मैकेनिज्म तो हर लॉ में होता है, तो कोई भी ऑर्डर आता है तो दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट अपील कर सकती है। लेकिन एमएसएमई समाधान में अगर दूसरी पार्टी अपील करना चाहेगी तो उन्हें 75% अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये भी दूसरी पार्टी के लिए एक तरीके का डिटरेंट हो जाता है। एक तो उनके ऊपर डिटरेंट है कि हमें 3 गुना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और उसके ऊपर उन पे डिटरेंट होगा कि हमें 75% अमाउंट भी डिपॉजिट करना है, उनका भी कैश फ्लो अफेक्ट होगा। तो मैंने देखा है कि बहुत पार्टीज ये सब इन सब ये जो बोलते हैं ना कानूनी झमेले, इसमें जाने के बजाय आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना प्रेफर करती हैं। और इनफैक्ट हमने एक क्लाइंट के संग अभी रिसेंटली यही किया है कि उन्होंने जैसे ही लीगल नोटिस भेजा, दूसरी पार्टी ने उनको रिस्पॉन्ड किया कि अच्छा इतना अमाउंट था, हम इतना पे कर सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका रिकवरी अमाउंट ही 6-7 लाख है और दूसरी पार्टी बोलती है कि ठीक है हम 3.5-4 आपको दे देंगे, और आपको पता है कि लीगल प्रोसेस में टाइम लगेगा, थोड़ा खर्चा होगा, तो वो भी आप निगोशिएट कर सकते हैं। मतलब हम तो यही एडवाइस करते हैं कि आप सेटलमेंट कर लीजिए, या तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपका केस क्या है, आपने पहले के डॉक्यूमेंट्स ठीक से बना के रखे हैं कि नहीं, आपका सब कॉरेस्पॉन्डेंसेस आपने ठीक से रिकॉर्ड करके रखे कि नहीं। तो ये बेस्ट आपको कोई लॉयर ही बता पाएगा कि किस केस का स्ट्रेंथ कितना है, किस केस में आपको क्या फायदा, मतलब केस परस्यू करना है कि नहीं लीगली, एक तो कौन से ऑप्शन में परस्यू करना है, ऊपर से उसमें आपको फायदा होगा कि नहीं। तो ये आप डेफिनेटली आप अपने लॉयर्स के संग ये बात करिए। आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे भी एनी टाइम, मतलब मेरे सारे डिटेल्स अवेलेबल हैं, तो हम आपको एक्सप्लोर करके बता सकते हैं कि कौन सा तरीका बेस्ट होगा और आपका कौन से केस में कितना परसेंटेज चांसेस है, और मतलब उसमें वो केस वर्थ परस्यूइंग है कि नहीं। सो डेफिनेटली हम वो एडवाइस कर सकते हैं। सो थैंक यू आप सबने टाइम दिया, एंड आई एम वेरी, मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकी, और जितना पॉसिबल होगा हम क्वेश्चंस एड्रेस करेंगे, वरना आपके पास हमारे डिटेल्स हैं, वो आपको रोहित जी, ज्ञानेंद्र जी कोई भी शेयर कर देंगे, तो हम आपके मैटर्स डिस्कस भी कर सकते हैं और आपको एडवाइस भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।
Thank you, ma'am, to share such a valuable inputs about this topic, solution for the late payments. अगर मैं अपनी personally बात करूं, it was very informative session for me, and I'm pretty sure कि हमारी जो audience है, जो हमारे साथ participant जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये काफी insightful information थी. So I just want to say thank you again to you, ma'am. Second part of the session है, that is basically technology part. Technology part के अंदर क्या है कि ये सारा जो कुछ है जो अभी हम लोगों ने सेशन के में देखा, हाउ वी विल मैनेज दिस इन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. तो उसके लिए मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा सेशन के सेकंड स्पीकर और मेरे कोलीग अंकित खाटुआ जी को. अगर अंकित खाटुआ जी के बारे में बताना जाए तो ही इज वन ऑफ द एमिनेंट स्पीकर इन नॉट फ्रॉम टेली, and Ankit is working with Tele since decade and having vast experience in technology field. Ankit has conducted series of events on this part only. I would request Ankit to take the session further. Over to you, Ankit. Yeah. Thank you, Rohit. Good morning, everyone. I hope everyone is doing good and keeping safe. I'm just sharing my screen. Rohit, just confirm my screen is visible or not. Yeah, your screen is visible, Ankit. My screen is visible? Yeah. Yeah. So, without any further delay, मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करूंगा. जैसे मिनी गौतम जी ने बहुत ही बखूबी से जो डिले पेमेंट का जो एक सेंसिटिव मैटर है उन्होंने डिस्कस किया, एंड उसका जो लीगल टर्म्स पे जो इनपुट है उन्होंने शेयर किया. सो हम अगर वो डिले पेमेंट इज नॉट, सभी कोई नहीं चाहता, कोई भी बिजनेस नहीं चाहता कि उनके बिजनेस में डिले पेमेंट हो, उनके रिसीवेबल जो है वो डिले हो और उसको लेके जो है उनके वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो खराब हो और कहीं ना कहीं वो बिजनेस में इंपैक्ट करे वो चीजें. सो वो टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे मैनेज हो पाएगा, उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, अगर हम पहले से ही उसको जज कर लें और उस पहले से अगर उसकी ट्रैकिंग या फोरकास्टिंग करके चलें, सो वो कहीं ना कहीं हमें बहुत हेल्प करेगा. वो चीजें हम बहुत ज्यादा नहीं होगा, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं. एंड अभी 2 साल से जो सिचुएशन हम देख रहे हैं एंड जो चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एमएसएमई की अगर बात करें, वर्किंग कैपिटल और जो कैश फ्लो का जो क्रंचेस हैं वो बहुत ज्यादा है. हम अभी सर्वाइवल की या हम एक लेवल पे बिजनेस की जो स्टेबिलिटी के ऊपर जो है बहुत काम कर रहे हैं. हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा कैश फ्लो है वो खराब ना हो. अगर कैश फ्लो खराब होता है देन कंप्लीटली रोटेशन रुक जाता है, देन हमारा जो रिलेशनशिप है वो हमारे वेंडर के साथ वो खराब होता है, देन हम जो है मार्केट का रेपुटेशन, हमारे क्रेडिटेबिलिटी पे बात आती है. तो एक हैंड पे हमारे रिसीवेबल है, दूसरे हैंड पे हमारे पेबल्स है. तो इन चीजों को हम टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे बेटर मैनेज कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं बस एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है उसको शेयर करूंगा, सो दैट आप उसको अपने बिजनेसेस के अंदर उसको यूज में ले पाए. So technology to manage your finances. So टेक्नोलॉजी के बिना आज हम बहुत चीजें नहीं सोच सकते हैं. और अगर क्वांटिटी कम है, अगर मेरे पास डेटा की लिस्ट छोटी लिस्ट है, 5-10 लोगों के साथ मैं डील करता हूँ, तो बहुत आसान है, उसको मैं ट्रैक कर सकता हूँ, उनको मैं समझ सकता हूँ. लेकिन जहाँ पे मेरी डेटास की लिस्ट और सप्लायर की लिस्ट जो है वो ज्यादा बड़ी हो और मैं एक साइजेबल बिजनेस कर रहा हूँ, तो उसमें विदाउट टेक्नोलॉजी मैं ये जज नहीं कर सकता, या मैं अनुमान लगा के कोई विदाउट कोई फैक्ट एंड फिगर्स के बिना मैं कोई डिसीजन ले सकता. सो टेक्नोलॉजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और ड्यूरिंग कोविड सभी ने हमने रियलाइज किया और बहुत सारी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट भी किया है बिजनेस को ग्रो करने के लिए या एक लेवल पे प्रेजेंस कराने के लिए. हमारे बिजनेस को कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट किया है. एंड वही चीज हम 32 साल से एमएसएमई के लिए करते आए हैं कि हमारे एमएसएमई कस्टमर्स जो है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे अपने बिजनेसेस को ग्रो करा पाए, और बहुत सिंपल तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, सिंपल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए वो काम को कैसे बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, उसके लिए हम 32 साल से काम कर रहे हैं. एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूं, 2 इम्पोर्टेंट चीज निकल के आता है. अगर मैं डिले पेमेंट जैसी कंसर्न का बहुत बड़ा कंसर्न का सब्जेक्ट है,
तो उसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है। एक है जो हमारे पेबल एंड रिसीवेबल, एंड द सेकंड सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो हमारे इन्वेंट्री, क्योंकि ये दोनों चीजें जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है हमारे वर्किंग कैपिटल और हमारे कैश फ्लो में। उसको समझना और उस पर कंट्रोल रखना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस के लिए, और किसी भी बिजनेस ओनर के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि इस पे जो है इनका जो कंट्रोल है जितना जिसका बेटर होगा तो वो उस चीज को हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, और उस सिचुएशन पे हम एराइज होने के लिए या लास्ट में मिनट जो सरप्राइजेस होते हैं उसको हम डिक्रीज करने के लिए वो उसको पहले से ही हम उसकी प्रिकॉशन ले लेते हैं। तो वो जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से आने से पहले ही हम उसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं। सो पिलर नंबर 1 में हम बात करेंगे पेबल रिसीवेबल। उसमें हम बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या कर सकते हैं और उसके बियॉन्ड हम क्या चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि जो 3C टू टेक कंट्रोल ऑफ योर बिजनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज है कैश फ्लो मैनेजमेंट। एज ए बिजनेस ओनर, एज ए बिजनेस एंटिटी, अगर मुझे मेरा कैश फ्लो मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल है, अगर मैं सिंगल क्लिक में अगर मैं फोरकास्टिंग कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि नेक्स्ट 7 डेज के अंदर या नेक्स्ट 15 डेज के अंदर या नेक्स्ट 30 डेज के अंदर या बियॉन्ड नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर मेरा जो है कैश फ्लो क्या है, या कैश या कैश इक्विवेलेंट मेरा स्टेटस क्या है, मैं किस पोजीशन में हूं आज, और नेक्स्ट 7 डेज के अंदर मेरी पेबल्स कितनी है, मेरी लाइबिलिटी कितनी है, क्लियर करने के लिए इमीडिएट लाइबिलिटी क्या है, और उसके लिए मैं आज जो है मैं उसकी फोरकास्टिंग कर पा रहा हूँ, उसको देख पा रहा हूँ सिचुएशन को। तो मुझे लास्ट मिनट सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे, मैं उससे पहले ही इस चीज को कंट्रोल करते हुए चलूंगा। मैं रिसीवेबल को ठीक कर सकता हूँ पेबल को ठीक करने के लिए, एंड मैं एक सिंगल क्लिक में अगर मुझे एक रिपोर्ट मिलता है देन मैं बेटर फोरकास्टिंग कर पाऊंगा कि मेरी वर्किंग प्लानिंग जो है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है उसको मैं प्लान कर पाऊंगा। अगर मुझे कोई बल्क में कुछ मटेरियल परचेज करना है, मेरी अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे मेरे को इन्वेंट्री बाई करनी है, तो उसके लिए अगर मेरे पास कैश फ्लो सही है, अगर मैं सिचुएशन देख पा रहा हूँ कि मैं उसको अफोर्ड कर सकता हूँ या उस पे मैं उस चीज को टेकअप कर सकता हूँ, तो वो भी मैं इजीली कर पाऊंगा। एंड सेकंड ये जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट कटिंग। हर एक बिजनेस चाहता है कि प्रॉफिट अर्न करे, हर बिजनेस का यही इंटेंशन होता है कि प्रॉफिट अर्न करे, एक्सपेंशन हो बिजनेस में, ग्रोथ ड्राइव हो, और कॉस्ट कटिंग से ही कुछ जो है अगर मेरी को कंट्रोल है कि मेरे अननेसेसरी एक्सपेंसेस को मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, उसको विजुअलाइज कर पा रहा हूँ कि कहाँ पे मैं क्या कॉस्ट को मेरे को ज्यादा इन्वेस्ट करना है या मेरे को कहीं से उसमें रिड्यूस करना है बजट, तो टैली में बहुत बखूबी आपको ये दोनों रिपोर्ट मिलता है, कैश फ्लो मैनेजमेंट का जैसे हमने बात की, और बजटिंग इज अ वेरी 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 एडवांस टूल जहाँ पे आप बजटिंग कर सकते हैं कि मुझे किस हेड में कितना इस साल मेरे को खर्च करना है, या किस हेड से कितना मेरे को रिड्यूस करना है या उतना रखना है लास्ट ईयर के कंपेरिजन पे। अगर मेरे को एक्सपेंसेस को कम करने हैं तो मैं उस हेड में कंपेयर कर सकता हूँ कि इस साल मेरे को उतना ही एक्सपेंस करना है, ज्यादा नहीं जाना है। मैं अपने एडवर्टाइजमेंट को अगर मैं करना चाहता हूँ, मार्केटिंग में मेरे को इतना बजट लगाना है, तो मैं उसको प्लान कर सकता हूँ। मैं कौन सा स्कीम रन करने वाला हूँ इस साल मेरे बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, कौन सी इंसेंटिव मेरे एम्प्लॉइज के लिए रन करने वाला हूँ, मेरा सैलरी का क्या एक्सपेंस होने वाला है, ऑल अदर थिंग्स। सो आप तभी कर पाएंगे जब आपकी बजटिंग हो, और बजटिंग को आप पीरियडिकली या ईयरली बेसिस पे पीरियडिकली आप अगर जब एनालिसिस करेंगे तो आप उसका वेरिएंस आपको पता चल पाएगा कि हाँ मैंने इस हेड पे इतना प्लान किया था और इतनी कॉस्ट इन्वॉल्व होना था, उसका क्या सिचुएशन है, उससे ज्यादा तो मैं नहीं जा रहा हूँ, या वो कहीं ना कहीं मेरे को उस पर प्रॉफिट हो रहा है और उसको मेरे को ज्यादा करने की जरूरत है। तो ऑल दोस थिंग्स यू कैन प्लान, एंड इसको करने के लिए यू शुड हैव अ बेटर टेक्नोलॉजी। और जैसे मैंने कहा कि वही चीज हम जो है लास्ट 32 ईयर्स से कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं एमएसएमई के लिए, सिंपल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या ना हो, डजंट मैटर, बट टैली सब हर कोई एक बिजनेस एंटिटी जो है रन कर लेता है, और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट को देख के राइट टाइम पे जब राइट डिसीजन लेता है, देन बिजनेस में जो डिले पेमेंट जैसी एक सिचुएशन हमने अभी देखा है, उसकी जो कंसर्न है, तो वो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्लिक पे बटन अगर मेरे को
ये सब चीजें, ये रिपोर्ट अगर मिल जाता है, देन मेरा काम आसान हो जाएगा। एज ए बिजनेस ओनर मैं राइट डिसीजन राइट टाइम पे ले पाऊंगा, मेरा डिसीजन डिले नहीं होगा, या मैं अनुमान लगा के कोई डिसीजन लूंगा, मैं फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर डिसीजन लूंगा। सो इसी ये जो है, ये दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर। आई थिंक इसको हमें देखना चाहिए और अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस में उसको यूज भी करना चाहिए। एंड जो पेएबल रिसीवेबल है, खाली पेएबल रिसीवेबल ये कहने का मतलब ये नहीं है कि मैंने किसी को पेमेंट, अगर मैंने किसी को माल बेचा है तो पेमेंट तो आएगा, मेरे को पेमेंट आएगा, लेकिन उसके बियॉन्ड क्या है, क्या यही है पेएबल रिसीवेबल? इसकी पूरी कंप्लीट अगर मैनेजमेंट की बात करें तो आज अगर ये सिचुएशन इतना आसान होता, अगर मैंने किसी को मटेरियल बेचा है और वो उसको उसका पेमेंट आना है, और तो उस जैसी सिचुएशन, अगर ऐसा नॉर्मल सिचुएशन में अगर ये सब अपने आप हो रहा होता, या उसमें हमें कुछ और बियॉन्ड करने की जरूरत ही नहीं पड़ता, तो डिले पेमेंट जैसी या बैड डेब्ट जैसी ये सब समस्या नहीं होता, या कैश क्रंच या वर्किंग कैपिटल की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होता। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एंड व्हाट एज ए प्रोडक्ट टैली सॉल्यूशन, टैली प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट, आपको क्या इसमें आप बेस्ट चीजें आप क्या कर सकते हैं सो दैट डिले पेमेंट जैसी या आपकी रिसीवेबल जो डिले ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर रिसीवेबल आपकी डिले होगी तो आप कहीं ना कहीं आपकी जो कैश फ्लो जो है वो खराब होगा, आप उसकी पेमेंट जो है, आपके जो सप्लायर की पेमेंट है आप टाइमली नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपकी रेपुटेशन और जो क्रेडिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं आपके सप्लायर के सामने रिड्यूस होगा। जो क्रेडिट डेज आपको मिलता है शायद उसमें भी रिड्यूस हो सकता है, जो लिमिट आपको प्रोवाइड होता है वो भी लिमिट आपको कम हो सकता है। तो ऑल अदर थिंग्स कैन हैपन, लीड टू एनी मेनी अदर थिंग्स आल्सो। सो हम क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं कि क्या हम एक क्रेडिट पॉलिसी, हम एक क्रेडिट पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं, सो दैट हमें पता होगा जो जिस पार्टी से हम डील कर रहे हैं उसको पेमेंट कितने दिन से लेना है, कितने दिन पे वो हम पेमेंट की हमारी बात हुई है, और उस दिन में वो पार्टी जो है वो पेमेंट को मेरे को क्लियर करना था लेकिन वो क्लियर किया नहीं है। इसकी विजिबिलिटी मैं ट्रैक कर सकता हूँ, सो दैट मैं उसको उसी हिसाब से पेमेंट की रिमाइंडर दे सकता हूँ। पेमेंट रिमाइंडर देने से क्या होगा कि उसको अर्जेंसी फील होगा और वो मेरे को पेमेंट क्लियर करेगा। ये उसके लिए मैं प्लान कर सकता हूँ। इसके बियॉन्ड भी मैं कर सकता हूँ। टैली में आप और इनवॉइस भी आप क्रेडिट प्लान कर सकते हैं, क्रेडिट पीरियड आप डिफाइन कर सकते हैं। आप लेट से आपने लेजर में एक क्रेडिट डेज आपने डिफाइन किया आपने 10 दिन के लिए, लेकिन आप एक इनवॉइस रेज कर रहे हैं जिसमें आपकी डील हुई है कि उसमें आपने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा दी है कि आपने उस पे 20 दिन की आपने क्रेडिट दी है। तो ड्यूरिंग द एंट्री ऑल्सो आप उसको वो कर सकते हैं, एंड उसकी एजिंग मैकेनिज्म के थ्रू आप चेक कर सकते हैं किस पार्टी से जो पेमेंट नहीं आया है, कितने दिन एजिंग मेथड लगा के आप चेक कर सकते हैं कितने ड्यू डेट से इसकी पेमेंट नहीं आई है। सो एंड ड्यूरिंग द एंट्री टैली विल प्रॉम्प्ट इस पार्टी से इतने दिन इतने बिल में ये ओवरड्यू हो चुका है, तो आपको क्या डिसीजन लेना है, इसको मटेरियल देना है या आप उससे बात करनी है पहले पेमेंट के लिए जो बिल्स की ओवरड्यू हो गया है, एंड उसके अगेंस्ट में जाके आप फिर जो है आप डिसीजन ले पाएंगे। एंड उसके बियॉन्ड क्या कर सकते हैं, क्या हम एक क्रेडिट लिमिट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं? यस डेफिनेटली, एक क्रेडिट लिमिट अगर हम सेट कर दें, सो कोई न्यू कमर आता है या किसी पार्टी की परफॉर्मेंस के बेस पे हम क्रेडिट लिमिट देते हैं। जिस पार्टी की पेमेंट की अच्छी परफॉर्मेंस है, हम जब पार्टी की परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि उसको पेमेंट देने की आदत क्या है, बिहेवियर क्या है, 15 दिन डिसाइड हुआ है पेमेंट के लिए लेकिन देता है 45 दिन में, क्या मैं उसको क्रेडिट लिमिट जितना वो चाहता है उतना दूं या उसके लिए रेस्ट्रिक्शन सेट कर दूं कि मुझे तो आपको 5 लाख के लिए लेट्स से 5 लाख का अमाउंट मेरे को मैं आपको अप्लाई कर दे सकता हूँ, उसके बियॉन्ड में नहीं दे सकता। तो कहीं ना कहीं जो रिस्क है डिले पेमेंट्स जैसी या बैड डेब्ट जैसी वो रिड्यूस हो जाएगा, डेफिनेटली मेरे कंट्रोल में होगा। एज ए बिजनेस ओनर मैं उसको कंट्रोल कर पाऊंगा कि हाँ मेरे को कितना अमाउंट तक देना है, कितने दिन के लिए देना है, और उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हुए उसकी रिलैक्सेशन या उसकी रिलैक्सेशन को डिक्रीज या इंक्रीज में कर सकता हूँ। एंड अगर मैंने क्रेडिट लिमिट दिया है तो क्रेडिट लिमिट को अल्टर नहीं कर सकते हैं हम, अल्टर कर सकते हैं विद एडमिन राइट्स ऑल्सो, कि अगर जिसको राइट्स नहीं है लिमिट इंक्रीज करना डिक्रीज करना, तो अगर एडमिन कंट्रोल से हम उसको मैनेज करेंगे तो और भी कंट्रोलेबल आ सकता है। अगर बिजनेस ओनर हमेशा प्रेजेंस नहीं होते हैं बिजनेस में, अगर डेटा एंट्री वाला बैठा हुआ है तो वो उसको कंट्रोल करेगा, उसके बियॉन्ड जो है उसको गलती से जो है बिल नहीं करेगा। जिसको आपने 5 लाख का मटेरियल देना था लेकिन वो आपसे मटेरियल 10 लाख का मांग रहा है, तो
जो डेटा एंट्री पर्सन है, अगर लिमिट नहीं होगा वो एंट्री पास करके उसको मटेरियल डिलीवर कर देगा, लेकिन अगर लिमिट होगा टैली विल डिनाई, वो प्रोसेस ही नहीं होगा आगे। तो जो रिस्क है वहीं से ही डिक्रीज होगा, वहीं से मिनिमाइज हो गया, आपका रिस्क खत्म हो गया वहीं से। एंड उसको अगर एक तरीके से और देखा जाए कि अगर लिमिट है एक ओवर क्रेडिट लिमिट विद पोस्ट डेटेड एंट्री, ये भी हो सकता है। लेट से आपने 5 लाख का आपने लिमिट सेट किया है और 5 लाख का मटेरियल जा चुका है उसको, लेकिन उसका एक पोस्ट डेटेड एंट्री आया है जिसमें 2.5 लाख रुपए का है, अभी रियलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन लेटर पॉइंट ऑफ टाइम वो रियलाइजेशन हो जाएगा, चेक क्लियर हो जाएगा, आपको अनुमान है, तो आप उसको अगर यस करते हैं देन आप उतना अमाउंट और का आप उसको मटेरियल दे सकते हैं, 2.5 लाख का और मटेरियल जो है आप उसको दे सकते हैं। सो ये जो है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेएबल रिसीवेबल का। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ये अपना कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल दोनों जो है दोनों को इम्पैक्ट करता है। तो अगर ये जो क्रेडिट पॉलिसी के थ्रू अगर हमने बिजनेस करना स्टार्ट किया और इसको डिफाइन करके प्रॉपर बिल वाइज बिल और क्रेडिट पीरियड और अपना लिमिट के साथ काम किया तो काम आसान हो जाएगा, और जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उसमें हम ज्यादा एराइज नहीं होंगे, वो डेफिनेटली वो डिक्रीज होगा। हम उस सिचुएशन में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक सिचुएशन में हमारा बिजनेस नहीं मूव होगा। एंड गोइंग फॉरवर्ड ये आप क्विकली आप टैली में देख सकते हैं कि कैसे जो है हम यहाँ पे क्रेडिट पीरियड हम सेट कर सकते हैं ड्यूरिंग द एंट्री, अगर एंट्री के समय पे नहीं किया है अल्टरेशन में आगे हम कर सकते हैं, एंड डेज डिफाइन कर सकते हैं, क्रेडिट पीरियड सेट कर सकते हैं, एंड इसमें लिमिट सेट कर सकते हैं कि इस पार्टी के लिए मेरे को लिमिट कितना सेट करना है। सो ये चीज जो है बहुत आसानी से हो जाता है, एंड इसको अगर हम करते हैं तो जो रिस्क है वो डेफिनेटली हमारा मिनिमाइज होगा। एंड आप देख सकते हैं स्क्रीन में ड्यूरिंग द एंट्री एक पार्टी को, तो इसमें ये प्रॉम्प्ट कर रहा है टैली कि एक बिल की जो है इसकी ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है, ड्यू डेट क्रॉस कर चुका है ये। सो क्या इस पार्टी को मैं दोबारा बिल करूं या मैं पहले उसकी पहले ही जो आउटस्टैंडिंग है उसके लिए मैं बात करूं फिर आगे प्रोसेस करूं। सो इमीडिएट जो है प्रॉम्प्ट मिलने के कारण आप उसको एड्रेस कर पाएंगे, नोटिस करके उस हिसाब से आप काम कर पाएंगे या रिमाइंडर दे सकते हैं पार्टी को। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एरर दे रहा है कि ये लिमिट जो है आपका एक्सीड हो चुका है, लिमिट इसकी नहीं है तो इस पार्टी को बिल नहीं हो सकता है। तो या आप उसको जाके एडमिन कंट्रोल से जाके आप लिमिट को एक्सटेंड कराइए या पार्टी को डिनाई कर दीजिए कि जो है आपकी जितनी लिमिट थी वो क्रॉस हो चुका है ना, पेमेंट दीजिए, सेटलमेंट के बाद जो है हम आपसे बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। सो ये जो ब्यूटीफुल तरीका है, ये बहुत आसान तरीका है, अगर हम इसको करके चलेंगे तो आई थिंक डेफिनेटली हमारा जो कंट्रोल है, बेटर कंट्रोल जो है बिजनेस के अंदर हमारा आ पाएगा। एंड लिवरेजिंग बिल वाइज खाली जो है बहुत से लोगों ने ये सब देखा है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट्स है जैसे सन्ड्री डेटर क्रेडिटर, उनके लिए हम बिल वाइज मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन बियॉन्ड जो है हम नॉन ट्रेडिंग अकाउंट के लिए भी हम बिल वाइज एप्लीकेबिलिटी कर सकते हैं, सो दैट मैं अपना कैश प्रोजेक्शन जो है बेटर कर पाऊंगा जब मैं बाकी नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स के लिए अगर मैं बिल वाइज बिल मेंटेन कर रहा हूँ, जैसे लोन सेटलमेंट हो गया, देन ट्रैकिंग, फैक्टरिंग, ड्यूज, ये सभी चीज को मैं बेटर तरीके से एनालाइज कर सकता हूँ। मैं कैश फ्लो को देख सकता हूँ, कैश प्रोजेक्शन को देख सकता हूँ कि मेरा आने वाले समय पे क्या पेमेंट जाएगा। सो इससे क्या होगा कि मैं मेरे को विजिबल होगा रिपोर्ट के अंदर कि मेरे को पेमेंट कितनी करनी है आगे के लिए, नेक्स्ट डेज के लिए, नेक्स्ट 7 डेज के लिए, नेक्स्ट 10 डेज के लिए, नेक्स्ट 15 डेज के लिए मेरी फोरकास्टिंग रेडी हो जाएगा। एंड ट्रैकिंग हिडन कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस ड्यूरेशन पे। हम जैसे अभी मिनी गौतम जी ने कहा कि देयर इज इंटरेस्ट, अगर डिले पेमेंट हो रहा है तो इंटरेस्ट लगेगा, अगर इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो रहा है 10 दिन क्रेडिट डेज की बात हुई थी, लेकिन उस पार्टी की बिहेवियर हो गया है 45 दिन के लिए, 45 डेज में पेमेंट देने की, और आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कहीं ना कहीं 2% 3% है। अगर आप ऐसे बिजनेस में हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका प्रॉफिट में कैसे इम्पैक्ट करने वाला है वो पार्टी की परफॉर्मेंस की वजह से, डिले पेमेंट की वजह से। तो अगर आप ऐसे ही बिजनेस करते रहे तो कहीं ना कहीं आपका इम्पैक्ट होगा। अगर आप पार्टी से डिसाइड कर रहे हैं कि अगर आप बियॉन्ड आपकी जो क्रेडिट डेज मिला है, अगर आप उसके बियॉन्ड जाते हैं तो आपके लिए इंटरेस्ट लगेगा। अगर इंटरेस्ट आप डिफाइन कर दे रहे हैं तो आप एज ए बिजनेस ओनर, एज ए बिजनेस एंटिटी, एटलीस्ट एक लेवल पे, अगर इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा तो एक लेवल पे आप ट्रैक कर पाएंगे कि वो जो हिडन कॉस्ट है, जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो कितना आ रहा है, वो पार्टी दे रहा नहीं दे रहा, दैट इज डिफरेंट
थॉट ऑल टुगेदर, लेकिन आप एज ए बिजनेस ओनर उसको देख पाएंगे कि उस पार्टी से कितना इंटरेस्ट बन रहा था लेकिन उसने दिया नहीं, या आपको इंटरेस्ट लेना है। सो टैली में बहुत अच्छे से आप उसको इंटरेस्ट कैलकुलेशन के थ्रू आप उसको एनेबल कर सकते हैं कि 30 डेज के अंदर आप अगर पेमेंट आता है तो लेट से आपको 2% इंटरेस्ट लगेगा, या उसके बियॉन्ड जाते हैं 40 से 45 दिन में आपको 3% लगेगा। सो दैट आप वो इंटरेस्ट रिसीवेबल में जाके चेक कर सकते हैं वो पार्टी से कितना इंटरेस्ट लेना था, ड्यू डेज के बाद जो उसने पेमेंट की है उसमें इंटरेस्ट कैसा कितना बनता है। सो दैट आपकी जो मार्जिन जो लॉस हो रहा है वो कहीं ना कहीं आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप लेटर ऑन आप उससे बात करें तो वो चीजें निकल के आ सकता है। सो दैट आप डिसाइड कर पाएंगे कि उस पार्टी से मेरे को बिजनेस करना है या नहीं करना है। खाली आप जो है पूरे साल उससे बिजनेस एक्टिविटी में बिजी रहे, लेकिन एंड ऑफ द डे आप देख रहे हैं कि उस पार्टी से आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। वो कहीं ना कहीं उसकी पेमेंट परफॉर्मेंस आप देख के आप डिसाइड कर रहे हैं इससे तो मैं बिजनेस ना ही करूं, ज्यादा अच्छा है, मेरी एनर्जी और कहीं लगेगी, उससे ज्यादा फायदा हो सकता है मेरे बिजनेस के लिए। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो इट इज क्लियरली विजिबल कि जो इंटरेस्ट पेबल से मैं जाके ये आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि इस पार्टी से मेरे को इंटरेस्ट कितना लेना है। एंड उसकी पूरी जो एक रिपोर्ट है एक सिंपल क्लिक ऑफ बटन पे आपके सामने होगा। देन आप उसको एनालाइज कर सकते हैं आप जब आप परफॉर्मेंस में चेक कर रहे हैं उस चीज को। सो इससे क्या होगा, ये सब जो हम पेबल रिसीवेबल की जो बात कर रहे हैं, जो डिफाइन पॉलिसी क्रेडिट पॉलिसी के लिए बात कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कहीं ना कहीं मेरा कैश प्रोजेक्शन जो है वो बेटर हो पाएगा। कैश प्रोजेक्शन डेफिनेटली बेटर होगा क्योंकि मैं बिल वाइज बिल विथ प्रॉपर बिल वाइज बिल मैनेजमेंट ऑटो कैश प्रोजेक्शन विल बी अवेलेबल। तो मुझे पता होगा कि मेरा नेक्स्ट मंथ जो है मेरा पेमेंट क्या होने वाला है, मेरे को रिसीवेबल कितने हैं, मेरे पेबल कितने कितने हैं, मेरे पास अभी मेरे पास कैश या कैश इक्विवेलेंट कितनी है। तो मैं एक हमेशा एक बेटर पोजीशन पे रहूंगा कोई भी डिसीजन लेने के लिए, या मेरे को अगर कुछ परचेजिंग करना है या कुछ एक्सपेंशन के लिए मेरे को डिसाइड करना है, कोई डिसीजन लेना है, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ उसको। एंड ये बहुत अच्छी आपको हेल्प मिलता है कि अगर आपकी जो रेगुलर जो फिक्स्ड एक्सपेंस है अगर आप उसकी प्रोविजनल एंट्री कर दें, पूरे साल की आपने एंट्री कर, जो एक्सपेंसेस होती हैं जैसे अपना रेंट हो गया देन आपके सैलरी हो गया, देन ऑल अदर थिंग जो रेगुलर आते ही आते हैं, अगर आपने उसकी एंट्री कर दी देन आपके पास उसकी ट्रैकिंग रहेगा कि नेक्स्ट मंथ तो ये खर्चा आने वाला है। एंड उसके अलावा और ये जो चीजें हैं उसके लिए मेरे को प्रोजेक्शन करके चलना है कि उस दिन पे मेरी रिसीवेबल कितनी है, मेरे बैंक बैलेंस कितना है, सो दैट क्या वो एक्सपेंस को मैं मीट आउट कर पाऊंगा या उसके लिए मेरे को और कुछ फंड की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये सब चीजें जो है मैं पहले से ही प्री डिसाइड करके चल पाऊंगा। एंड मैनेज योर कैश विथ ए सिंगल क्लिक। यस डेफिनेटली अगर ये रिपोर्ट हम टैली से एक सिंगल क्लिक में अगर ले लें और उसको पर डे अगर बिजनेस ओनर उसको देख रहा है तो कोई भी चीज मिस आउट नहीं हो सकता है। सो जो रिपोर्ट देखता है फैक्ट एंड फिगर्स पे काम करता है तो उससे चूक नहीं होती इतना ज्यादा। एंड आप अभी देख सकते हैं कि जो मैं अभी बात कर रहा था कि हमारा कैश फ्लो प्रोजेक्शन कैसे दिखेगा मेरे को टैली में, तो आप इमीडिएटली जो है आपका जो बैलेंसेस है जो कैश एंड बैंक है and A plus B minus C, which is your A plus B is bank and receivable and C is your payable। तो वो आप देख सकते हैं कि किस महीने में आपको हिट लगने वाला है। जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं जाकर फरवरी में जो है आप अगर जनवरी में देख रहे हैं तो फरवरी में आपके पास रिसीवेबल है नहीं लेकिन पेबल तो है ही, आपके पास एक्सपेंस है। तो वो उसको टैकल करने के लिए आप आज अगर आप ये इस रिपोर्ट को देख रहे हैं देन कल अगले महीने की आपका पिक्चर आपके सामने है तो आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं कि करना क्या है। एंड जो प्रोविजनल एंट्री की बात कर रहे थे तो दिस इज द प्रोविजनल एंट्री। आपने एडवांस में ही आपने प्रोविजनल एंट्री किया हुआ है जो आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस इन टर्म्स ऑफ आपकी सैलरीज आपके रेंट्स ये सब चीज की आपने एंट्री किया हुआ है। तो चूक कहीं से भी नहीं होने वाला है। आपके हाथ में सारे रिपोर्ट रहेगा, फैक्ट्स एंड फिगर के अगेंस्ट में अपने डिसीजन ले सकते हैं। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कहीं ना कहीं अगर इन्वेंट्री आपका चोक हो रहा है आपके वर्किंग कैपिटल वही लगा हुआ है और उस पर आपका वर्किंग कैपिटल अगर चोक हो रखा है, इन्वेंट्री चोक है तो आपका सारा कैपिटल वही स्टक अप हुआ है। तो उसको एनालाइज करना, उसको बेटर प्लानिंग करना हर एक बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी नहीं चाहता कि उसके इन्वेंट्री जो है वो हमें मतलब उसका मूवमेंट ना हो या
स्टॉक में रहे, और उसकी प्लानिंग कैसे होगा। अगर बहुत वैरायटी ऑफ आइटम में आप डील कर रहे हैं, कम आइटम में डील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक अनुमान लगा के कुछ भी आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जब नंबर ऑफ आइटम्स साइज जब ज्यादा होता है, नंबर ऑफ वैरायटी स्टॉक आइटम ज्यादा होता है, तो इतना अनुमान लगाना, इतना इजीली आपको फैक्ट्स पे पहुंचना आसान नहीं है कि किस आइटम से कितनी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, कौन सा आइटम आपके बहुत दिन से स्टॉक में है, मूव नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है। और I think there's some network issue on Ankit's side. He's just going to join again. I think he's joined the call. Ankit. there was just glitch, technical glitch. So मैं इन्वेंट्री के लिए ही बात कर रहा था। So इन्वेंट्री जो है सेकंड मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर है हर एक बिजनेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल आपका लगा हुआ है। सो रोहित, कैन यू कंफर्म माय स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? रोहित, कैन यू कंफर्म माय? Yes, it's visible, Ankit. थैंक यू। सो अगर मैं क्लिक ऑफ बटन पे मैं ये चेक कर पाऊँ कि मेरी जो मेरे पास स्टॉक है उसमें से कौन सा आइटम है जो फास्ट मूविंग है, स्लो मूविंग है, और कौन कौन सा आइटम है जो मूवमेंट उसका बहुत ही बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं है या वो एजिंग में जा रहा है, तो मैं बेटर पोजीशन पर रह पाऊंगा कि मैं जब इन्वेंट्री बाय कर रहा हूँ या इन्वेंट्री प्लान कर रहा हूँ किसी पॉइंट ऑफ टाइम से, तो वो इजीली मेरे को मिल सकता है। एंड उसमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी मैं अर्न कर रहा हूँ, तो वो ट्रैक हो पाएगा। एंड मैं कभी भी ओवर स्टॉक या बिलो स्टॉक नहीं रहेगा मेरे पास उतनी ही स्टॉक रहेगा जितना मैं चाहता हूँ, और उसको कंट्रोल करके मैं डे वन से चलूंगा, सो दैट मेरी वर्किंग कैपिटल जो है अननेसेसरी चौक नहीं होगा या स्टक नहीं होगा, जिसकी वजह से मैं बाकी एक्टिविटी को या एक्सपेंशन में मैं जो मेरे पास कैपिटल होना चाहिए था या जो कैश फ्लो होना चाहिए था मेरे को पेबल्स के लिए, वो कहीं ना कहीं मेरा वो नहीं होगा, स्टक अप नहीं होगा। एंड प्रॉफिट मार्जिन ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ इनवॉइसेस, अगर मैं देख पा रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट से मेरे को प्रॉफिट अर्न हो रहा है और मैं इससे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, ये प्रॉफिटेबिलिटी काम आ रहा है, तो बेटा मैं उसके लिए और ज्यादा प्लान करूंगा, ज्यादा एक्सपेंशन या ग्रोथ की प्लान करूंगा। और उसको मैं इनवॉइस लेवल पे भी ट्रैक कर रहा हूँ, तो मेरे को दिख रहा है, जाहिर सी बात है कि मैं देख पा रहा हूँ उसको कि मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है। तो एज कोई भी बिजनेसमैन होगा वो चाहेगा कि हाँ वो प्रोडक्ट में ज्यादा डील करे या उसके एक्सपेंशन के लिए या उसको ज्यादा इन्वेंट्री बाय करने के लिए प्लान करें। एंड जो आपकी कमिटेड सप्लाईज है, जो आप परचेज जो पार्टी को आप कमिट कर रहे हैं कि हाँ मेरे को सेल करना है, वो क्या वो क्वांटिटी आपके पास आप देख पा रहे हैं या उसको बुक कर पा रहे हैं और उसकी विजिबिलिटी हो पा रहा है आपको। सो उससे क्या होगा कि आपकी कमिटमेंट कभी फेलियर नहीं होगा। आपने अगर कहा है उस डेट पे उतने मटेरियल आप डिलीवर करेंगे, तो वो आप बेटर कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि आपने ऑर्डर बुक कर लिया लेकिन आपने वो लास्ट मोमेंट में जाके उसको बाइंग कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि अननेसेसरी आपकी नेगोशिएशन नहीं हो पाएगा। हो सकता है वो स्टॉक आप एडवांस में नहीं रखा है, इमीडिएट I think there are some technical glitches. Ankit just going to join again. Due to some network issue, he's just the call is disconnecting again. Ankit just going to join within a minute. Ankit has joined the call. मेरी स्क्रीन विजिबल है? बिल्कुल visible है Ankit, visible. Thank you. Sorry, there was a technical glitch again.
सो मैं उतनी ही क्वांटिटी परचेज करूंगा जितनी क्वांटिटी की मुझे रिक्वायर्ड है। एंड टैली से आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक रीऑर्डर लेवल भी सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक लेवल पे इन्वेंट्री आने के बाद आपका वो आप उसमें जाके चेक कर पाएंगे आपकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी, अपने मिनिमम क्वांटिटी आपको क्या चाहिए था उस स्टॉक में, तो वो भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में आप जो है परचेज कर सकते हैं। एंड ये सब होने से क्या होगा कि आपकी पूरी कंप्लीट जो है कंट्रोल है, जिस्ट है आपके हाथ में होगा हमेशा। सो आप अननेसेसरी जो है आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो कहीं ना कहीं चौक नहीं होगा, स्टकअप नहीं होगा। सो ये सब चीजें जो है टैली से आपको बखूबी आराम से जो है बहुत बढ़िया ब्यूटीफुली आपको मिलता है। तो आप इसके लिए प्लान कर सकते हैं, ये रिपोर्ट को जो है आप विजुअलाइज करके अपने डिसीजन ले सकते हैं। एंड आप अभी टैली में जो क्विकली मैं आपको एक गो थ्रू कर देता हूँ कि जैसे आप अभी देख रहे हैं कि आइटम वाइज जो है आप एक जीपी देख पा रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट देख पा रहे हैं उस आइटम का। सो दैट आप समझ पाएंगे, ये विजुअलाइज कर पाएंगे कि हाँ ये आइटम जो है मेरे को प्रॉफिट दे रहे हैं। अगर आप प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे होंगे तो आप उस आइटम्स को देख के उसके अगेंस्ट में आप जो एक्टिविटीज है वो प्रॉपर तरीके से आप उसको प्लान कर सकते हैं। एंड अगर मैं इनवॉइस लेवल पे भी मैं चेक करना चाहूँ कि मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी कितना मैं अर्न कर रहा हूँ एक इनवॉइस पे पार्टी वाइज, वो भी मैं देख सकता हूँ। एंड जो हमने अभी बात किया कि रीऑर्डर लेवल में कैसे सेट कर सकता हूँ मेरे प्रोडक्ट जो मैं डील करता हूँ, उसके लिए मैं पहले से अगर रीऑर्डर लेवल प्लान करके चल रहा हूँ। एंड जो मेरे सेल्स ऑर्डर हैं, जो मेरे परचेज ऑर्डर हैं, उसके अगेंस्ट में मेरे को कितनी और स्टॉक चाहिए, उस क्वांटिटी कितनी चाहिए, तो मैं उसको देख पाऊंगा, विजुअलाइज कर पाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है परचेज ऑर्डर पेंडिंग से, सेल ऑर्डर है, ड्यू है, एंड नेट अवेलेबल मेरे पास इतनी स्टॉक्स हैं। एंड उसके अगेंस्ट में मेरे को शॉर्टफॉल इतनी हो रही है, सो मुझे कितनी क्वांटिटी उसके अगेंस्ट में प्लेस करना है, ऑर्डर करना है, तो उसके कंट्रोल आपको कम्प्लीटली मिल जाता है। सो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था, दोनों चीजों के ऊपर हमने बात की, पेबल, रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट पे ऑलवेज कि इट्स नॉट अबाउट कोविड सिचुएशन, इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड एज ए बिजनेस एंटिटी कि इनकी कंट्रोल होने से आपकी सिचुएशन, आपके बिजनेस का सिचुएशन बहुत हेल्दी रहता है, बहुत हेल्दी रहता है। सो नेक्स्ट मैं क्विकली थोड़ा टच करने वाला हूँ जो टैली प्राइम जो लॉन्च हुआ है लास्ट ईयर 2020 नवंबर में। तो जो अभी तक माइग्रेट नहीं हुए हैं टैली प्राइम के अंदर, अभी भी टैली आपकी 9 यूज कर रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट वही रहेगा कि आप टैली प्राइम के अंदर जो है माइग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में हमने बहुत अमेजिंग फीचर्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं टैली प्राइम के अंदर। जैसे आप देख सकते हैं लुक एंड फील जो है बहुत बहुत बेहतरीन है, एंड यंग जनरेशन का प्रोडक्ट है, और काफी हमारे यूजर अप्रिशिएट कर रहे हैं, और इसमें चीजें बहुत एनहांस की गई है। सिंपली जो चीजें ऑलरेडी सिंपल था उसको और सिंप्लीफाई करके हमने प्राइम के अंदर लेके आए हैं। सो एक टॉप मेन्यू जो है वो एक नया इंट्रोड्यूस किया गया है टैली प्राइम में, जो हमेशा अवेलेबल होता है, चाहे वो हम वाउचर एंट्री करें, चाहे वो लेजर मास्टर क्रिएट करें, चाहे वो रिपोर्ट देखते रहें, तो टॉप मेन्यू हमारा कंसिस्टेंट होगा। उसके थ्रू हम मल्टीटास्किंग एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, प्रिंट कभी भी कर सकते हैं, कभी भी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कभी भी हम कंपनी लेवल पे कोई भी मेरे को चेंज करना है उस पर शिफ्ट कर सकते हैं, मल्टीपल चीजें में टॉप मेन्यू को, क्योंकि टॉप मेन्यू हमेशा कंसिस्टेंट है। तो ऐसे बहुत सारे और यूनिक फीचर है, जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स हो गया, और ब्राउजिंग फीचर जो है बहुत बहुत ही अल्टीमेट है, क्योंकि डेटा ब्राउजिंग करना, एक मल्टीपल डेटा ब्राउज करना टैली प्राइम के अंदर थोड़ा कहीं ना कहीं जो नए यूजर फ्रंट में थोड़ा टाइम टेकिंग था, तो उसको बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई कर दिया गया है। डेटा आप मल्टीपल डेटा है, तो जस्ट जैसे आपने नॉर्मल कंप्यूटर में आप डेटा सर्च करते हैं, देखते हैं, उसी पैटर्न पे आप जाकर डेटा को आप देख सकते हैं। सिंगल साइन इन एक अच्छा फीचर है। शॉर्टकट कीज को न्यू तरीके से कुछ न्यू शॉर्टकट को इंट्रोड्यूस किया गया है, ग्रुप किया गया है। एंड चेंज व्यू, रिपोर्ट एक्सेप्शन रिपोर्ट के अंदर आप जाते हैं तो टैली खुद ब खुद आपको सेल्फ एक्सप्लोर करने का ऑप्शन देता है कि आप एक रिपोर्ट में आए तो उस रिपोर्ट के अंदर और क्या एक्सेप्शन हो सकता है, और क्या एक पहलू हो सकता है उस रिपोर्ट का। तो यूजर जो खुद ब खुद एक और नेक्स्ट लेवल पे जाके उस रिपोर्ट को देख के अपना डिसीजन लेता है। एंड मोर डिटेल्स जो एक बहुत अच्छी चीज है कि एक ट्रांजेक्शन लेवल पे बहुत इजीली वो चीजें हैंडल हो जाता है, कि अगर मैं लेजर
मास्टर लेवल पे मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है और मुझे हमेशा वो फीचर नहीं चाहिए और मैं एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए वो ऑप्शन को एनेबल करना चाहता हूँ, तो मोर डिटेल्स विल हेल्प यू और आपको वो बिना रुकावट के आपके ट्रांजैक्शन के अंदर वो चीजें कर सकते हैं। बेसिस ऑफ वैल्यू एक रिपोर्ट के अंदर एक कंसिस्टेंट बटन है जिसके थ्रू आप फैक्टरिंग बेसिस पे आप जो है आप रिपोर्ट को देख सकते हैं। प्रिंटिंग को ऑप्टिमाइज किया है, आपके जो स्टेशनरी है वो कहीं ना कहीं कम रिड्यूस होगा। प्रिंट को अगर 5-10 पेज पे आपका कोई प्रिंट जा रहा है, अगर आप ऑप्टिमाइज प्रिंट के थ्रू जाएंगे तो ऑप्टिमाइज वो प्रिंटिंग ऑप्टिमाइज करेगा, नंबर ऑफ पेजेस रिड्यूस करके आपको ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, प्रिंट देगा। गो टू स्विच टू इज वेरी वेरी अमेजिंग आप कह सकते हैं। जो ओनर्स हैं हमारे, स्पेशली जो टैली में रिपोर्ट देखने के लिए थोड़ा झिझक करते हैं कि मैं जाऊंगा रिपोर्ट देखूंगा तो कहीं कुछ मैं इधर उधर कोई मिस्टेक ना कर दूं, कोई रिपोर्ट में गलती ना कर दूं, या रिपोर्ट में जाने के लिए जो डिले होता था, रिपोर्ट मिलने में जो डिले होता था, आपने किसी को डिमांड किया है रिपोर्ट, वो आपको आने में टाइम लग रहा है, वो किसी और एक्टिविटी में बिजी है, वो नहीं दे पा रहे हैं आपको टाइमली। गो टू विल हेल्प यू कि आप सिंपल जाके, आपको कुछ नहीं पता, आपको अगर कुछ भी नहीं पता, आप जाके उसमें जस्ट टाइप कीजिए उस रिपोर्ट के कुछ वर्ड, लिखते ही आपको वो प्रॉम्प्ट करता है, वो सीरीज में जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं आपके सामने आ जाते हैं, उस रिपोर्ट को आप इमीडिएटली पहुंच सकते हैं और आप उसका प्रिंट आउट लेना है, आपको एक्सपोर्ट करके एक्सेल में लेना है, ईमेल करना है, आप इमीडिएटली कर सकते हैं। तो आपको याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है, आप सर्चिंग कैपेबिलिटी इतनी बेहतर हो गया है टैली प्राइम के अंदर, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आप नए यूजर हैं, पुराने यूजर हैं, सबके लिए मल्टीटास्किंग करनी है, आपको गो टू स्विच टू हेल्प। एंड अभी टैली प्राइम की जो लेटेस्ट रिलीज है 2.0, इसमें हमने सेव व्यू का एक बहुत पावरफुल टूल और दे रहे हैं, फीचर और फंक्शनैलिटी आप कह सकते हैं, जिसके थ्रू आप रिपोर्ट्स को अपने हिसाब से जो भी कस्टमाइज करते हैं, जहाँ पे आप जाके फिल्टर करते हैं, आप कुछ कॉलम्स ऐड कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट व्यू के अलावा जो चीजें आप एड ऑन करते हैं, और फिर वापस अभी तक क्या होता था कि वापस आने के बाद वो फिर डिफॉल्ट फॉर्मेट में चला जाता था, लेकिन अब जो है आप उसको डिफॉल्ट फॉर्मेट में अगर चाहते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन आप एडिशनल कर रहे हैं उसको अगर सेव करना चाहें तो वो आप परमानेंट लेवल पे आप करके रख सकते हैं, और आप उस रिपोर्ट में हमेशा उसी रिपोर्ट में अगर जाना चाहते हैं तो एक फोटो के बटन में ही आपको वो रिपोर्ट मिल जाता है, आप कर सकते हैं। अगर आपकी सभी कंपनी के लिए वो रिपोर्ट चाहिए, बहुत सारे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे जो इस फीचर को यूज करते हैं कि वो मल्टीपल कंपनी में डील करते हैं, तो उस रिपोर्ट को हर कंपनी में वो चाहिए होता है उनको, तो वो अगर कर देंगे अभी, उनको बहुत टाइम सेव होगा। और किसी भी पर्सन के लिए जो भी टैली में काम करता है, चाहे वो रिपोर्ट देखता हो, चाहे वो एंट्री करता हो, चाहे वो ऑडिट करता हो, सभी के लिए जो फीचर है बहुत यूजफुल है। एंड इसके अलावा टैली प्राइम 2.0 रिलीज में कनेक्टेड ईवेबल सर्विसेज एक पावरफुल जो रिक्वायरमेंट थी, तो वो भी हम डिलीवर कर रहे हैं। तो 2.0 रिलीज में HSN की जो रिक्वायरमेंट है वो भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो HSN वाइज रेट वाइज जो GSTR 1 फाइलिंग के लिए जो रिक्वायर्ड था आज की डेट पे, वो भी 2.0 में आपको मिलेगा। एंड HSN वैलिडेशन पे आपको मिलेगा। HSN को पहले से अगर वैलिडेट करके आप चेक कर रहे हैं कि कौन सा HSN आपका सही है, कौन सा गलत है, ड्यूरिंग द एंट्री या उसके बाद, दोनों फंक्शन आपके पास है, दोनों फंक्शनलिटी अवेलेबल है। एंड GSTIN की भी वैलिडेशन आप कर सकते हैं, सो दैट किस पार्टी का GSTN आपका एक्टिव है या ईमेल ब्लॉक्ड है, वो सब चीजों को आप फिल्टर कर सकते हैं विद सिंपल सिंगल क्लिक। एंड इंपॉर्टेंट नोट्स, हम टैली ERP 9 में कोई एनहांसमेंट नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन उसमें डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है अभी। टैली प्राइम के अंदर जो भी एनहांसमेंट हो रहा है टैली प्राइम पे हो रहा है। तो टैली प्राइम हमारा रिक्वेस्ट है कि टैली प्राइम में आप आए, माइग्रेट करके यूज करें। जैसे ही आप ERP 9 को पसंद किया है, सपोर्ट किया है, ब्लेस किया है और सजेशन फीडबैक दिया है, वैसे ही आप टैली प्राइम के भी आप कर सकते हैं, और जस्ट अमेजिंग है। आप एक्सपीरियंस कीजिए, जो भी हैंड होल्डिंग के लिए हमारे पार्टनर्स है हमेशा आपके लिए हम हैं, तो इस ट्रांजिशन में हम आपके साथ हैं, तो कहीं पे भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। Being on Tally Prime will ensure that you are fully compliant and existing rules and regulation are meeting। जो भी अभी compliance point of view से जो changes हो रहा है वो डेफिनेटली हर चीजें आपको Tally Prime के अंदर आपको हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं Tally Prime के अंदर। एंड इसमें जाने के लिए, माइग्रेट करने के लिए आपको एडिशनल कॉस्ट कुछ भी नहीं है। अगर आपका लाइसेंस वैलिड है, अगर TSS एक्टिव है, तो कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं लगेगा आपका। अगर इनवैलिड है TSS, आपका अभी जो आपका एनुअल सब्सक्रिप्शन अगर इनवैलिड है, जस्ट उतने ही पेमेंट आपको देना है, इसके अलावा कोई एडिशनल कॉस्ट आपको कुछ नहीं देना है। और एक साल तक जो भी रिलीजेस आएंगे और अपकमिंग सर्विसेज होंगे, सब उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा।
And with this, that's it from my side. So मैंने कोशिश किया है थोड़ा अपने जो important best practices है delay payments को लेके, and cash flow कैसे बेहतर हो पाएगा, cash projection कैसे बेहतर कर पाएंगे आप, आपकी working capital कैसे आपका खराब नहीं होगा, और business कैसे healthy रहेगा, तो उसके लिए जो मैंने कोशिश किया presentation share किया है, तो I hope आप उसको यूज में लेंगे। जहाँ पे आप यूज नहीं कर रहे हैं या कुछ आप उस पे भी कुछ हैंड होल्डिंग की रिक्वायरमेंट होगा, तो डेफिनेटली आप हमारे पार्टनर्स हैं, देन वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। सो वी विल बी ओपन फॉर द Q&A। आप प्लीज जो भी क्वेरीज होगा तो हम वन बाय वन टेकअप कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं। ओवर टू रोहित। थैंक यू एवरीवन। Thanks Ankit, that was such a great seminar यार। Thanks for sharing some very powerful tools, और उनको हम कैसे डे टू डे ट्रांजेक्शन और बिजनेस डिसीजन के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं इन टूल्स को। दैट वाज रियली अमेजिंग फ्रॉम माय एंड, अगर मैं बोलूँ तो। थैंक्स फॉर शेयरिंग ऑल द थिंग्स इन टेक्नोलॉजी पार्ट। सो नाउ वी विल वेट फॉर नेक्स्ट 2 मिनट फॉर द क्वेश्चन आंसर। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है उनके मिनिमम ने आंसर दे दिए हैं चैट के अंदर। स्टिल अगर आपके क्वेश्चन है, देन यू कैन राइट डाउन इन द चैट। तो अभी वी आर अवेलेबल ओवर हियर फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स, और हम आपको इसका आंसर देंगे। Ankit, there is question from the audience. Can bank entries be imported automatically in Teleprime like QuickBooks? Ankit, would you like to answer this question? Rohit, can you repeat the question? Question is, can bank entries be imported automatically in Teleprime? बैंक रिको यू कैन डू, बैंक रिको की ऑप्शन है टैली प्राइम में, तो आप ऑटो रिकॉन्सिलेशन जो है या मैनुअल रिकॉन्सिलेशन है, दोनों आप जो है टैली के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। Ankit, next question है, auto reco is possible in Tally via import of bank statement in Excel or CSV format? I think ये आंसर ही है। Ankit, next question है, how to account for dual applicability of TCS and TDS to a single party ledger? योगेश जी, किसी पार्टी के लिए या तो टीसीएस एप्लीकेबल होगा या टीडीएस एप्लीकेबल होगा, दोनों एट ए टाइम सेम टाइम एप्लीकेबल नहीं हो सकती। लेजर में आप जो है या आपको टीसीएस या टीडीएस दोनों में से एक आपको डिसाइड करना पड़ेगा, किसकी प्रायोरिटी आप देना सेट करना चाहते हैं, देन उसके हिसाब से आप लेजर पे उसको डिफाइन करना होगा। थैंक यू रोहित। एक क्वेश्चन है, हाउ टू फिट द एमएसएमई नंबर इन वेंडर लेजर। एमएसएमई के नंबर्स जो है या आप उसमें मेरे ख्याल से आप उस पे डाल सकते हैं, जो नरेशन है उस पे डाल सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में भी आप ऐड कर सकते हैं। देयर आर लॉट मेनी वेज विद व्हिच यू कैन मेंटेन द थिंग्स।
अंकित नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास जी का, इफ आई हैव ए अवेलेबल लॉगिन बट नॉट रजिस्टर्ड एपीआई एज टैली प्राइम, व्हाट टू डू? सर आपको एपीआई के लिए वन टाइम जो है रजिस्टर करना होगा एज ए टैली सॉल्यूशन जीएसपी आपको चूज करके। जब तक आपका एपीआई रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक आप जो है टैली प्राइम के थ्रू डायरेक्ट जो इंटीग्रेशन है वो नहीं सेटअप हो सकता। तो आपको एक बार जो है एक एपीआई इंटीग्रेशन करना होगा। जो एनआईसी पोर्टल पे आपने ईबे बिल के लिए लॉगिन किया हुआ है, तो ईबे बिल एनआईसी पोर्टल पे जाने के बाद लॉगिन करने के बाद आप लेफ्ट साइड में होम बटन से नीचे आके आपको एक एपीआई का इंटीग्रेशन आपको चूज करके टैली सॉल्यूशन चूज करना होगा जीएसपी में। फिर एपीआई का लॉगिन आपको क्रिएट करके वही लॉगिन के थ्रू आप कर सकते हैं। अंकित, योगेश जी का फिर से क्वेश्चन आया टीसीएस टीडीएस के ऊपर। तो आई थिंक योगेश जी यू कैन कनेक्ट अस ऑन अवर कॉन्टैक्ट नंबर, तो हम आपको इसके बारे में बता देंगे, क्योंकि दोनों में से एक ही एप्लीकेबल हो सकता है, दोनों एट सेम टाइम एप्लीकेबल नहीं हो सकते। आप प्लीज आपकी डिटेल छोड़ दीजिए, वी विल कनेक्ट यू पोस्ट दिस सेशन। बिल्कुल, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दीजिए इसका। सर आपने सर का एक क्वेश्चन विकास जी का फिर से क्वेश्चन आया, आई ट्राइड बट दे सेड 10,000 इनवॉइसेस मस्ट। सर आपने वहां पे क्या किया होगा, आप एपीआई बना रहे होंगे, ऐड न्यू एपीआई करे होंगे। जिनको डायरेक्टली एपीआई चाहिए पोर्टल से वो उनके लिए आपको जीएसपी सेट करना है, वहां पे ऐड न्यू करके आपको जीएसपी रजिस्टर में जाके आपको ऐड न्यू करके वहां पे जीएसपी सेट करना है टैली सॉल्यूशन। तो आपको उसके लिए 10,000 इनवॉइसेस नहीं चाहिए रहेंगे। या आप अपने जो प्रेफर्ड पार्टनर आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए, वी विल अलाइन समवन सो दैट दे कैन हेल्प यू टू हाउ टू रजिस्टर द जीएसपी। नंबर शेयर कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हम विकास जी कांटेक्ट करें। So I think there are not more questions regarding this. So to wind up the session, I would like to just thank again to audience, those who have joined the session today. As this is just a start for a series of events, which is basically BizNext. We have planned to cover multiple topics in our coming seminars. In fact, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, हम उसके ऊपर भी सेमिनार अरेंज कर सकते हैं। अदर देन दिस, हमारे बहुत सारे सर्टिफाइड पार्टनर का नेटवर्क है, दोज हु आर अरेंजिंग इवेंट और वेबिनार सेशन ऑन द टैली प्राइम लेटेस्ट रिलीज 2.0, जिसके अंदर हमने प्रोवाइड क्या किया, कनेक्टेड सर्विस प्रोवाइड की है रिगार्डिंग ईबे बिल, जीएसटी वैलिडेशन एंड एचएसएन वैलिडेशन। दीज आर जस्ट बेसिक पार्ट। अगर डिस्कशन करूं इसके अलावा देयर आर लॉट मेनी थिंग्स इन रिलीज 2। तो आप वेबसाइट पे जाके अपनी लोकेशन एंड टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से कोई भी वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं आप अटेंड कर सकते हैं। सो एट लास्ट आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीवन, all the panelists, all the audience, those who have joined the session. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you.